तो हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं हूं आपका टीचर मोहसिन। तो बेटा, जैसे कि कल हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी की ब्रांच पे छोड़ा था अपना लेक्चर, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। क्योंकि हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो अब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी ब्रांच को डिफाइन करते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें भाई हम एक ऑर्गेनिज्म का बनना देखते हैं कि वो कैसे बन रहा है, उसके बनने की स्टेज देखते हैं। देखें, मैं एक सेल से बना हूँ, एक सेल से मेरा यहाँ तक एडल्ट होने तक जो सफ़र है वो कैसे हुआ, इसकी अगर हम स्टडी करें तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। और इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम देखते हैं सबसे पहले सेल जो होता है वो कौन सा होता है। सबसे पहला जो सेल होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, उसको हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। और उस जाइगोट के बाद आता है एम्ब्रियो। वैसे तो थोड़ी बहुत स्टेजेस होती हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एम्ब्रियो का बताता हूँ। एम्ब्रियो एम्ब्रियो ये वो गुच्छा होता है सेल्स का जो कि एक बच्चा बनने वाला होता है। आगे जाके इसको बच्चा बनना है, और यहाँ से जो एक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पार्ट्स बनना स्टार्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो में कोई भी पार्ट नहीं बना हुआ होता है, यहाँ से ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स बनना स्टार्ट होते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। दैट्स वाई इस ब्रांच को हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सेल के बाद एम्ब्रियो आता है, उस एम्ब्रियो से ही ऑर्गेनिज्म बनता है, तभी हम इसको एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी। तो ये हो गई हमारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की ब्रांच। उसके बाद हम आते हैं दूसरी ब्रांच जो कि हमारी होगी एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी बेटा, ये एक ऐसी ब्रांच है भाई, ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम इन्वायरमेंटल मतलब लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनका अफेक्ट पड़ता है, उसको हम देखते हैं कि वो कैसे एक दूसरे पे उनका इंटरेक्शन जो होता है एक दूसरे के ऊपर, उसको हम स्टडी करते हैं। जैसे कि फ़िश की अगर हम बात करें, वो फ़िश पानी में रहती है, तो जो पानी है वो उसका इन्वायरमेंट है, और पानी भी नॉन लिविंग है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि लिविंग थिंग जो है नॉन लिविंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में होती हैं, उनकी स्टडी करें तो उसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बाद हमारे पास ब्रांच आती है बायोलॉजी की, जिसको हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर बेटा हम एंशियंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। वर्ड की नाम ही पहचान है, आप फर्दर जो है अपने बुक में ग्रीक वर्ड्स एक एक ब्रांच के दिए गए हैं, उनको फर्दर आप देख लेंगे। तो यहाँ पे पैलियन का मतलब क्या होता है? एंशियंट। और ऑन्टो का मतलब होता है बींग्स, जिनको हम ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड लॉजी का मतलब सिंपली स्टडी होता है। तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करें जो कि बहुत ही एंशियंट हो। आपके बुक में रिमोट पास्ट लिखा गया है। रिमोट पास्ट का मतलब होता है सदियों पुराना, बहुत हज़ारों साल पुराना क्या हो? ऑर्गेनिज्म हो। उसको हम कैसे स्टडी करते हैं? थ्रू फॉसिल्स, थ्रू दी फॉसिल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया पैलियोंटोलॉजी। उसके बाद पैलियोंटोलॉजी के बाद हमारी जो ब्रांच आती है उसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट की स्टडी करते हैं। पैरासाइट क्या है बेटा? पैरासाइट्स की अगर हम बात करें तो ये वो एनिमल्स हैं जो कि अपना फ़ायदा लेते हैं, दूसरों को नुकसान देते हैं। खुद तो फ़ायदा लेते हैं, बट सामने वाले को जहाँ से वो खाना खा रहे होते हैं उनका तो नुकसान ही होना है ना। तो तभी हम कहते हैं कि पैरासाइटोलॉजी
स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। और पैरासाइट एक ऐसी मखलूक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद तो खाना लेते हैं, खुद तो फ़ायदा लेते हैं, बट सामने वाले को नुकसान देते हैं। तो पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, और यही लिविंग है। तो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं इसको। पैरासाइट्स की बहुत बड़ी लंबी फील्ड है जिसमें हम देखते हैं पैरासाइट्स जैसे कि मॉस्किटो हो गए, मलेरिया कॉज करते हैं। प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो फीमेल होती है, वो लेके आती है हमारे बॉडी में, फिर मलेरिया स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, मलेरिया की स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के बाद जो हमारी ब्रांच आती है उसको हम कहते हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी बेटा एक ऐसी ब्रांच है भैया, एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं। ड्रग्स कुछ इलीगल होते हैं, कुछ लीगल होते हैं, और वो ड्रग्स हमारे बॉडी में कैसे आके इम्पैक्ट करते हैं। ड्रग के दो टाइप होते हैं, लीगल जो होते हैं मेडिसन होती हैं, ये जो स्टेट होती हैं वो स्टेट इसको लॉफुली प्रूव कर देती है कि ये आपके लिए बेनिफिट है, ये आपके लिए नुकसानकार नहीं है। ये लीगल जो ड्रग्स हैं ये आप खा सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन्स आप खाते हैं, जब भी आपको बीमारी होती है तो आप मेडिसिन खा लेते हैं, तो ये हमारे लीगल ड्रग्स हैं। इलीगल ड्रग्स की अगर हम बात करें तो इलीगल ड्रग्स में हमारा हीरोइन आ गया एग्जांपल में। वो लॉ जो स्टेट होती है ना, उनके लॉ के मुताबिक हमें खाना नहीं होता, बट फिर भी खाते हैं। स्मोकिंग करना ये तो नहीं है। बाकी हीरोइन जो हो गया, केसिन हो गया, ये हमारे लिए क्या है, ये इलीगल ड्रग्स हैं जो कि स्टेट के थ्रू हमें मना किए गए हैं। तो यहाँ तक हो गया फार्मेकोलॉजी। इसमें हम ड्रग्स मेडिसिन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे मेडिसिन हमारे बॉडी में आके इम्पैक्ट करती हैं, वो कैसे जो चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर ख़राब हो रही होती हैं उनको स्टॉप करवाती हैं, उनको उनकी मेंटेनेंस को रिपेयर करवाती हैं मेडिसिन्स। तो यहाँ तक क्लियर हो गया फार्मेकोलॉजी। उसके बाद आती है हमारी एक और ब्रांच लास्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे, जो कि सेल्स एंड सेल के ऑर्गेनेलीज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना। सेल के ऑर्गेनेलीज को बनाने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि हमारे पास हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डीएनए, ये जो है ना ये हमारे मेन बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये हमारे लाइफ को बनाते हैं, और जहाँ से लाइफ बनती है, और इनको कौन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए को कौन बनाता है, तो बेटा मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये 5 जो है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनके बनने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड डीएनए के बनने के लिए। डीएनए से फिर फर्दर आरएनए बनता है, ये आपको पता है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं जो कि हमारे सेल की स्ट्रक्चर और सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनेलीज जिनको हम कहते हैं, उनको बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ तक हमारी ब्रांचेज हो जाती हैं क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। अदर साइंस दूसरी जो साइंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से कि बायोलॉजी है, ये जो बायोलॉजी है ये नेचुरल साइंस की ब्रांच है। तो दूसरी भी ब्रांचेज होंगी नेचुरल साइंस की, जी हाँ। उन नेचुरल साइंस की जो दूसरी ब्रांचेज हैं उनसे इस बायोलॉजी का क्या कनेक्शन है वो हम पढ़ेंगे, वो हम देखेंगे। तो बेटा बायोलॉजी जो है ना आपके बुक के हिसाब से ये क्या है, ये मल्टी डायरेक्शनल सब्जेक्ट है, मतलब बहुत सारे जो भी साइंसेस हैं उनसे रिलेटेड है, तभी हम इसको मल्टी डायरेक्शनल कहते हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये कनेक्ट करता है, ये रिलेशनशिप बनाता है दूसरी साइंस के साथ। जैसे कि बायोफिज़िक्स, इसके अंदर बायोफिज़िक्स के अंदर हम देखें कि क्या पढ़ते हैं। इसके अंदर हम, ये एक ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके अंदर हम टेक्निक्स और लॉ फिज़िक्स के देखते हुए जितने भी लाइफ के प्रोसेस होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब इस बायोफिज़िक्स के अंदर एक 2-3 लाइन्स आपके बुक में लिखी गई हैं कि रेडियो फिज़िक्स वेयर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिज्म। ये एक
टर्मिनोलॉजी है जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसको डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं और फिर इसको डिफाइन करते हैं। रेडियो फिजिक्स, आपके बुक में ये टर्मिनोलॉजी है, रेडियो फिजिक्स। रेडियो फिजिक्स वेयर द radioactive isotopes are used to trace the translocation of different material of organisms। अब इस को समझते हैं हम। सबसे पहले रेडियो फिजिक्स जो है ना बेटा, इसको हम सिंपली बायोफिजिक्स ही कहते हैं, इसको हम सिंपल बायोफिजिक्स ही कहते हैं। और वेयर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं इनको हम समझते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ये एक ऐसे एटम्स होते हैं जो कि रेडिएशन को रिलीज करते हैं, रेडिएशन को छोड़ते हैं। अब रेडिएशन क्या है? रेडिएशन ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है बट हमें नज़र नहीं आती। रेडिएशन, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जब आप वाईफाई यूज़ करते हैं, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले वाईफाई जैसे ओपन करते हैं तो आपको कनेक्शन कहीं से नज़र नहीं आता। जैसे ही वो कनेक्ट हो जाता है, ट्रेस हो जाता है, तो आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा स्पॉट, छोटा सा निशान आ जाता है कि हाँ भाई अब जो है ना आपका वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी है जो कि इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप से रिलीज़ होती है। इनसे क्या होती है? रिलीज़ होती है। जैसे ही ये रिलीज़ होगी तो इसको हम रेडिएशन को कौन सी चीज़ से काउंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं? वो एक मशीन होती है डॉक्टर के पास, सही है, मशीन होती है जिसको हम गेजर काउंट कहते हैं। गेजर काउंट ये एक मशीन होती है जिसकी मदद से हम रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, काउंट करते हैं। जैसे ही ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रेडिएशन को रिलीज़ करते हैं तो ये जो मशीन होती है ये इस रेडिएशन को पकड़ लेती है। जैसे ही पकड़ेगी तो ये रेडिएशन वाली गेजर काउंट वाली मशीन जो होती है ये क्या करती है? टिक 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 ऐसे करती है। जैसे ये ऐसे करती है तो इसके स्क्रीन के ऊपर एक लाइट शो होती है। वही लाइट जो है ना, वही लाइट उस रेडिएशन की मदद से वो जो अंदर हमारे बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं जिनको हम नहीं देख पाते, तो इसी रेडिएशन की मदद से हम अपने अंदर जो गुफा होती है, अंधेरा होता है जो कि हम नहीं देख पाते, तो ये रेडिएशन जो होते हैं ना ये हमारी हेल्प करते हैं। तो तभी इन्होंने कहा कि रेडियो फिजिक्स, जिसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं, वेयर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो कि रेडिएशन रिलीज़ करते हैं, उनको हम गेजर काउंट की मदद से डिटेक्ट करते हैं। आर यूज टू ट्रेस का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं रेडिएशन, वहाँ पे ट्रेस द ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स जो कि हम नहीं देख पाते अपने बॉडी के अंदर, उनकी ट्रांसलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उनको ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं ना ये डिटेक्ट करते हैं बेसिकली। अब इसके बाद आपके बुक के अंदर दो और मज़ीद टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई हैं। एक है हमारी रेडियो लेबलिंग एंड दूसरी है हमारी कार्बन डेटिंग। तो रेडियो लेबलिंग जो होती है, जिसमें मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। रेडियो लेबलिंग एग्जांपल, डॉक्टर जो होता है वो कैंसर के सेल्स को डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है? कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो आपको पता है कि वो क्या करते हैं, ग्लूकोज ज़्यादा खाते हैं कैंसर के सेल्स। तो डॉक्टर क्या करता है, कैंसर के सेल ग्लूकोज ज़्यादा खाते हैं तो वो ग्लूकोज के साथ C14, ग्लूकोज का जो कार्बन होता है उसके कार्बन के साथ C14 अटैच कर देता है। और C14 क्या है? यही एक रेडिएशन के तौर पे वर्क करता है, जो कि क्या करता है, जाता है उस ग्लूकोज के साथ, और जहाँ से वो जाता है
वहाँ से ये गेजर काउंट मशीन उसको डिटेक्ट करती है और वो क्या करती है, स्क्रीन पे उसको शो करवा देती है कि यहाँ पे ये आपका C14 वाला ग्लूकोज पड़ा है। और आपको पता है कि ये जो कैंसर सेल होते हैं ज़्यादा ग्लूकोज खाते हैं, तो जितना ज़्यादा ये ग्लूकोज खाएंगे वहाँ पे ये एक स्क्रीन पे एक निशान लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे कैंसर के सेल हैं जो कि आपके इस C14 वाले ग्लूकोज को खा रहे हैं। तो वहाँ पे एक स्पॉट, एक निशान नज़र आ जाएगा हमें, किसके ऊपर, एक मशीन के ऊपर। और उसी मशीन की वजह से हम कहते हैं कि हाँ ये कैंसर सेल हैं, तो मिल गए आपके कैंसर के सेल। ऐसे डॉक्टर जो होते हैं कैंसर के सेल को पकड़ लेते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियो लेबलिंग। सही है। रेडियो लेबलिंग के बाद कार्बन डेटिंग। ये कार्बन डेटिंग जो है ना, डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें पाई जाती है कार्बन डेटिंग, जिसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट जो कि जिनका काम ही होता है पुराने ओल्ड ज़माने के जो चीज़ें होती हैं जो रह के गए हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज़म्स, वो कैसे रह के गए हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना कार्बन डेटिंग को यूज़ करते हैं जिसमें वो एज को डिटेक्ट करते हैं। ये भी रेडिएशन के थ्रू होता है। तो ये था हमारा बायोफिज़िक्स। उसके बाद हम आते हैं बायोफिज़िक्स के बाद, लिखा नहीं है आप खुद लिख लेना। बायोफिज़िक्स के बाद हम आते हैं बायोमेट्री, या जिसको हम बायोमैथमेटिक्स भी कहते हैं। बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम रिसर्च के तौर पे काम आती है। बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स, जिसमें हम ऑर्गेनिज़म की हाइट, ऑर्गेनिज़म्स के कितना वो खाता है, कितना वो मीन्स निकालता है, जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, कि कितना मतलब उसके बॉडी में जो जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उनकी ऑप्टिमम जो रेंज होती है। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम का मतलब होता है कि वो कैसे उनकी बॉडी स्पेसिफिक जो रेट होता है वहाँ उस रेट पे काम कर रही है। तो बायोमैथमेटिक्स जो होती है ये ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ में बहुत सारी यूज़ होती है। उसके बाद हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। तो बायोकेमिस्ट्री जो होती है इसके अंदर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए उनको स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज़म जो है बन रहे हैं, कैसे ऑर्गेनिज़म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस ऑर्गेनिज़म को ज़िंदा रख रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बाद हम आते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम बायोजियोग्राफी में जियोग्राफी मतलब रीजन्स देखते हैं कि उन रीजन्स में कौन से रीजन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक रीजन में ऑर्गेनिज्म का होना, दूसरे रीजन में ऑर्गेनिज्म का ना होना, ये क्यों नहीं होते हैं, इनकी स्टडी करते हैं हम, और इनके इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। तो इसी को ही हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। बायोजियोग्राफी के बाद हमारी लास्ट आती है बायो इकोनॉमिक्स साइंस। बायो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमी की जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉफिट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट को देखते हैं कि कितना हमने उस पर खर्चा किया एंड उसके बाद उसने कितना हमें प्रॉफिट दिया। खर्चा जो हम करते हैं उसके ऊपर उसको हम कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट के बाद उसने हमें कितना प्रॉफिट दिया ये कैलकुलेट करते हैं हम इकोनॉमिक के अंदर। तो ये हमारी ब्रांचेस थी जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हमारी बायोलॉजी जो है दूसरी साइंसेस के साथ रिलेटेड है और कैसे दूसरी साइंस हमारे बायोलॉजी को सपोर्ट कर रही हैं। अगर देखें वो दूसरी ब्रांचेस ना होती तो हमारी जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो अधूरी रह जाती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिस्टम रखा है, उस सिस्टम में बायोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए दूसरी ब्रांचेस भी, दूसरी साइंस भी हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर होता है क्लियर। इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।